नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। उसके तमाम नए पहलू सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर संदिग्ध व्यक्ति ने धारदार हथियार से कल शाम हमला कर दिया। उसने एक जवान की एसएलआर को छीनने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस संदिग्ध के पास से एक लैपटॉप, एक पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट बरामद किया गया है। और अब पुलिस और जांच एजेंसियां आतंकी हमले के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही हैं। कई पहलुओं पर इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वीडियो देखिए आप कल शाम का। और सीधा आपको श्रावस्ती लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमें मिल रही हैं सीधी। ये देखिए आप मंच पर विराजमान इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला पंचायत विद्यालय का कार्यक्रम है, तो सर्वप्रथम आराधना देवी सरस्वती की, जो कि शिक्षा और विद्यालय का कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है देवी सरस्वती की आराधना के साथ। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं यूपी में आज श्रावस्ती के इस विद्यालय से। मुख्यमंत्री की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। देखिए आप मंच पर विराजमान, यहीं से वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अभी पहुंचे हैं मंच पर। आज से यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। श्रावस्ती जैसे जिले में जहां पर शिक्षा और उसकी व्यवस्था जर्जर हालत में रिपोर्ट की गई है नीति आयोग की रिपोर्ट में, और वहां पर संविलियन विद्यालय जयचंदपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। छात्र छात्राओं से मुलाकात का कार्यक्रम है वहां पर शिक्षकों से, ग्राम प्रधानों से मिलने का कार्यक्रम है उनका। श्रावस्ती में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक वहीं पर होंगे मुख्यमंत्री। आप देखिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है औपचारिक रूप से सरस्वती वंदना के साथ, और इसकी तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। और आज से इस कार्यक्रम के जरिए यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करने के लिए इस वक्त इस विद्यालय के प्रांगण में है, मंच पर है। संविलियन विद्यालय जिसमें प्राथमिक और उच्च माध्यमिक का जो शिक्षा है वो एक साथ उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त, और सरस्वती वंदना का इस वक्त प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। 1 से 8वीं के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो, 100% नामांकन हो, यही लक्ष्य है इस अभियान का। स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को भी सुनिश्चित करना लक्ष्य है। बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना भी स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य है। उनकी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना, अटेंडेंस बढ़ाना भी इस स्कूल चलो अभियान के बड़े लक्ष्यों में, बड़े ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। तो आज से यूपी में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं श्रावस्ती के इस संविलियन विद्यालय में। जयचंदपुर के तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं। सरस्वती वंदना के साथ बच्चे अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और जिस अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं उसके बड़े उद्देश्य हम आपको दिखा रहे हैं। श्रावस्ती का जो चुनाव किया गया है इसके पीछे भी एक सोच है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। और आप देखिए संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं। संदीप सिंह पौत्र हैं कल्याण सिंह के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विराजमान ये महत्वपूर्ण अभियान, ये कार्यक्रम बच्चों को स्कूल तक ले जाने का, स्कूली शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराने का, स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने का, उनकी एडमिशन और अटेंडेंस दोनों बढ़ाने का ये अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की आराधना के बाद में अति आदर के साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी से निवेदन करूंगी कि स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। अब बेसिक शिक्षा मंत्री स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस योगी 2.0 दूसरे कार्यकाल में बेसिक शिक्षा मंत्रालय का दायित्व संदीप सिंह को दिया गया, महत्वपूर्ण दायित्व।
फोन लाइन पर हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जो वहीं उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को वो अभिनंदन कर रहे हैं अपने भाषण के जरिए। आप जो देख रहे हैं वहां पर और भी कुछ विशेष वो जरूर बताएं। देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री यहाँ अभी भी पहुंचे हैं और अपने मंच पर पदासीन है वो, और इस समय यहाँ पर अद्भुत माहौल है। चारों तरफ जो बच्चे हैं और स्कूल के शिक्षक हैं और इसके अलावा तमाम शिक्षक हैं मौजूद है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस जयचंद्रपुर कटघरा के जो स्कूल है उसमें प्रवेश किया था, संस्कृति जो विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने ध्वनि से शंख उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे मंच पर पहुंचे और मंच पर बैठ गए हैं। अभी चूंकि कार्यक्रम शुरू हुआ, यहाँ सरस्वती वंदना हुई है, उसके बाद अपने संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री। और जो श्रावस्ती में जो शिक्षा विभाग के कार्यक्रम है वो कैसे चलने हैं, इसके अलावा यहाँ शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई है। स्कूल चलो अभियान 2022 का शुभारंभ है और श्रावस्ती इसलिए चुना गया क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। पढ़ाई के क्षेत्र में हो या अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में खासकर यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी नहीं है और लड़कियों की शिक्षा के इंतजाम नहीं है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी घोषणा कर सकते हैं कई तमाम नई घोषणाएं जो प्रदेश की शिक्षा नीति से संबंधित होगी, शिक्षा के विकास से संबंधित होगी। अपने संबोधन के बाद मुख्यमंत्री इसी जो प्रांगण है उससे लगा हुआ एक योग स्थल बना हुआ है, योग स्थल में जाएंगे, वहां पर बच्चों के साथ भोजन करेंगे। बच्चों के योग स्थल में 12 थालियां सजी हुई है, चौकियां सजी हुई है, चौकियों के ऊपर 12 थालियां हैं, भोजन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे यहाँ पर मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और शिक्षा को जो जिले की शिक्षा व्यवस्था है कैसे सुधारी जाए, कैसे सुदृढ़ की जाए, इस पर चर्चा होगी। और कितने आगे कौन कौन सी योजना की जब चुनाव का माहौल था, चुनाव हो रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिनगा ब्लॉक में एक सभा की थी। उस जनसभा में बहुत सारे वायदे भी किए थे। चूंकि श्रावस्ती में कई विधायक यहाँ पर हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ आए हुए हैं संदीप सिंह। और इसको लेकर जो योजनाएं यहाँ पर शुरू होनी है, जो तमाम पिछले 5 साल के दौरान योजनाएं चली हैं, उनका खाका क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कितने विकास की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें तो श्रावस्ती हमेशा पिछड़ा हुआ इलाका रहा है, उपेक्षित रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान यहाँ पर कई बेहतर काम हुए हैं। सड़क की सुविधा हुई है, परिवहन की सुविधा हुई है, हालांकि बस अड्डा बनना बाकी है। भिनगा में जब योगी आदित्यनाथ ने सभा की थी तब ये कहा था यहाँ पर रोडवेज का एक बस अड्डा बनवाया जाएगा। तो रोडवेज के बस अड्डे के साथ ही चिकित्सा व्यवस्थाएं भी यहाँ पर होनी है। चिकित्सा जो अस्पताल है वो संसाधनहीन है, संसाधन नहीं है, डॉक्टरों की संख्या नहीं है। स्कूलों में अगर हम बात करें, जो जैसे कार्यक्रम चल रहा है बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यक्रम है, स्कूलों की अगर हम बात करें उस पर फोकस करें तो स्कूल यहाँ पर बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और जो भी स्कूल है वहाँ पर या तो शिक्षकों की कमी है या कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एक ही शिक्षक पूरी व्यवस्था देख रहा है। तो इन सारी सुविधाओं के लिए आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने हैं और यहाँ से जो फैसले होंगे वो पूरे प्रदेश के लिए एक मैसेज होगा। यहाँ पर प्रदेश की शिक्षा नीति को लेकर, स्कूल चलो अभियान को लेकर कई घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इस समय समारोह शुरू हो चुका है। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। जो अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। और श्रावस्ती की जनता को भी आज के इस जो उनका कार्यक्रम है, भ्रमण कार्यक्रम है, श्रावस्ती की जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य भी जो लाइन में है, अगर उनको कहा जाए कि वो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट के लिए भी आज यहाँ पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये आज महत्वपूर्ण दौरा इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ श्रावस्ती से जुड़े हुए बौद्ध स्थली रही है, बौद्ध स्थली। ठीक है विवेक, जब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे तो आपके पास वापस आएंगे और उनको भी दिखाएंगे। हम अभी फिलहाल हम गोरखपुर की जो खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे उसके बारे में बताएं कि ये हैरान करने वाली खबर है। 2 जवानों पर कल धारदार हथियार से हमला हुआ है संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा। एक की एसएलआर को छीनने की कोशिश की गई है। इस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट बरामद किया गया है और जांच एजेंसियां अब इस आरोपी से कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही हैं। पीएसी के 2 जवानों पर संदिग्ध व्यक्ति ने कल हमला किया था, उसका वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ी घटना और अब हम
गोरखपुर चलते हैं सीधा। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है और उनसे जानते हैं कि कल क्या हुआ और अभी तक जो पूछताछ हुई है नीरज, उसमें क्या बातें निकल कर आई हैं इस संदिग्ध के बारे में, इस आरोपी के बारे में जिसने कल पीएसी के 2 जवानों पर हमला किया। क्या वजह निकल कर सामने आ रही है, क्या बातें सामने आ रही है? देखिए राजेंद्र जी, जो सबसे पहले बात आई वो घटनाक्रम ही इतना चौंकाने वाला था क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार दौरा होता रहता है गोरखनाथ मंदिर में। रविवार की शाम 7 बजा हुआ था और ये संदिग्ध घुसता है और उसके बाद पीएससी के जवानों पर हमला कर देता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि उसके पास से लैपटॉप बरामद हुआ है और इसके साथ ही मोबाइल और हवाई टिकट बरामद हुआ है मुंबई का। तो ये संदिग्ध ही मान के चल रही है पुलिस। और पुलिस ने अभी हमारे जो एडीजी अखिल कुमार है उनसे जो बात हुई वो उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया है कि जो टेरर एंगल है उस पर भी इस पर जाँच की जाएगी। और इसमें एटीएस को और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं टीम बना दी गई है और लगातार पूछताछ हो रही है। रात में ही उसके पिता को पुलिस ने उठाया और उनसे भी पूछताछ चल रही है। और इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी पुलिस एकदम बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। चूँकि 2015 में इसने आईआईटी मुंबई से इसने स्नातक किया हुआ है और स्नातक करने के बाद से ये नौकरी कर रहा था और शादी भी हो चुकी थी। और जैसा कि जो बात सामने आई कि पत्नी से कुछ मनमुटाव के बाद पत्नी भी घर चली गई थी, लेकिन जिस हिसाब से इसने धार्मिक नारे लगाए हैं उस नारों को देखते हुए ये अंदेशा जताया जा रहा है कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो इसका नहीं है। चूँकि मुख्यमंत्री का आवास भी है गोरखनाथ मंदिर में, ऐसे में ये पूरी तरह से संदिग्ध है। हालांकि सिरफिरा भी कुछ लोग इसको मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमला किया, खुद भी घायल है और इसका इलाज चल रहा है। और लगातार पुलिस नज़र बनाई हुई है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। इसके मोबाइल जो है, इसके मोबाइल और लैपटॉप को भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो खंगाल रही हैं कि कहीं से कोई कनेक्शन तो नहीं है इसका, कहीं कोई ऐसा आतंकी संगठन तो नहीं है जिसके साथ ये मिला हुआ हो और लगातार उनके टच में रहा हो। और इसलिए मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और बहुत कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि हर पहलुओं पर एटीएस और पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और ऐसे में अभी कुछ कहना राजेंद्र जी जल्दबाजी होगी और अभी इंतजार करना होगा और जल्द ही इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो निकल कर भी उम्मीद है कि सामने बढ़ेगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई बहुत कंक्लूजन निकालना, कोई ठोस निष्कर्ष निकालना तो शायद जल्दबाजी हो सकती है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो सकता है, लेकिन कुछ बातें अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। हमला तो है ही हैरान करने वाला नीरज, लेकिन मुंबई आईआईटी से पढ़ा होना, बीटेक किया होना और उसके अलावा जाहिर सी बात है जो व्यक्ति मुंबई आईआईटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करेगा वो अच्छी नौकरी में भी होगा और उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक से शिक्षा प्राप्त की है। उसका ये व्यवहार करना, धारदार हथियार लेकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तथ्य ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। क्या आपको पता चल पाया है कि मूल रूप से ये निवासी कहाँ का है, इसके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? ये शुरुआती जानकारियाँ मिल पाई हैं आपको नीरज? देखिए राजेंद्र जी, अभी फिलहाल पुलिस ने जो बताया है उसके पिता को उठाया गया है पूछताछ के लिए और ज़्यादा अभी परिवार की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि गोरखपुर के सिविल लाइंस का ही रहने वाला है। और पुलिस ने जिस तरह से कवर किया इसको और जिस तरह से पकड़ा गया, आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये आतंक का पर्याय बना गोरखनाथ मंदिर में, जिस परिसर में हमेशा शांति रहती है, शांति के लिए जाना जाता है। हर धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। एक माह का खिचड़ी मेला भी अभी जनवरी में ही लगा था, फरवरी में ख़त्म हुआ है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना और जिस तरह से धार्मिक इसने जो नारे लगाए हैं उससे एक संदेह इसके ऊपर पैदा हो रहा है जांच एजेंसियों को भी और पुलिस को भी। और ये बहुत हैरत की बात है कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी अच्छी कंपनी में किया, उसके बाद इस तरह की हरकत किया और ठीक है, आपने बहुत ही चौंकाने वाला है ये राजेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब कुछ बहुत चौंकाने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है। बैंक लूट के खुलासे में इनाम की घोषणा हुई है। जी हाँ, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इनाम की घोषणा की है। बुलंदशहर पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी खबर, बुलंदशहर पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसकी घोषणा खुद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की है और जानकारी दी है एसएसपी संतोष कुमार सिंह। बड़ी अपडेट, बैंक लूट के खुलासे में इनाम की घोषणा बुलंदशहर पुलिस के लिए 1 लाख रुपए का इनाम अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा, और इस बात की जानकारी एसएसपी के द्वारा दी गई है, संतोष कुमार सिंह के द्वारा दी गई है। बड़ी अपडेट। और
अच्छी खबर बुलंदशहर पुलिस के लिए, जिन्होंने बैंक लूट मामले का खुलासा किया है। अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा यह घोषणा। और उत्तर प्रदेश में आज से जनता दरबार की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, वहां पर अपनी शिकायत रख रहे हैं। सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल और मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है लोगों की समस्याएं सुनने की। देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में याची पहुंचे हैं वहां पर, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं अलग अलग मामलों में। मुख्यमंत्री आवास पर ये जन सुनवाई जो है वो शुरू हो गई, यानी जनता दरबार जो हम कहें वो लगना शुरू हो गया है। और आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर तमाम सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी, अगर हम कहें तो जो उनकी समस्या है उसको लेकर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है। चुनाव के समय हालांकि जन सुनवाई उस तरीके से नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब योगी 2 का गठन हो चुका है उसके बाद से फिर से जन सुनवाई शुरू हो रही है। दरअसल लोगों को ये विश्वास रहता है कि जब यहाँ पर वो आएंगे तो उनकी समस्या का निस्तारण तुरंत होगा। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे आप कहाँ से आए हैं। जिला संबल भैया, मर्डर का केस है हमारा। 25 फरवरी को मर्डर हो गया भैया का, और मुलजिम को 10 दिन थाने में बैठा के छोड़ दिया गया, और जो मैन मुलजिम है उनको भी नहीं पकड़ पा रहे। नहीं पकड़ा गया, न्याय नहीं मिला आपको? उससे क्या उम्मीद रखे हम कोतवाल से, जो 10 दिन थाने में बैठा है। उम्मीद है कि यहाँ पर सुनवाई होगी तो न्याय मिलेगा। हम दूसरी एजेंसी से हम थोड़ा उम्मीद रखते हैं। आपकी क्या समस्या, आप कहाँ से आई हैं? मिर्जापुर। आपकी क्या? वो 10 सालों से मेरे भाई को मृतक आशिक सेवा योजना 5 वर्ष के अंदर जॉब देनी चाहिए। अभी तक 12 साल होने को है, हम यहाँ पे 150 बार आ चुके पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं हुई सुनवाई, लेकिन उम्मीद है कि होगी। ये कुछ और भी लोग, आप कहाँ से आए बाबूजी, आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? बरेली से हैं भैया। क्या समस्या है? हमारे बिजपुरी गांव है एक, वहाँ 350 परिवारों के लिए बरेली विकास प्राधिकरण बेघर कर रहा है। हम लोगों ने बाकायदा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करवाई थी, रजिस्ट्रार ऑफिस से, खेत मालिकों से, और आज हमारे लिए 20 साल बाद बरेली विकास प्राधिकरण नोटिस देता है और कहता है अपने घर खाली कर दो। फिलहाल में 3 तारीख के लिए 3 मार्च के लिए 10 मकान तोड़े गए। अभी एक प्राइवेट स्कूल था, हरिओम पब्लिक स्कूल, जिसमें 3.5। उम्मीद है कि यहाँ पर आए हैं तो न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। हम महाराज जी के पास आए हैं कि हमें बेघर ना किया जाए। एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। पुलिस महकमे में जल्द बड़े बदलाव की तैयारी है। जी हां, गाजियाबाद मेरठ को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की चर्चा है। प्रयागराज और आगरा को भी पुलिस कमिश्नरेट बनाया जा सकता है। 8 जिले के कप्तानों के डीआईजी बनने पर भी तबादले होंगे। बुलंदशहर, आगरा, सीतापुर में नए अफसरों की तैनाती होगी। तो पुलिस महकमे में बहुत जल्द बड़े बदलाव की तैयारी। गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको पुलिस कमिश्नरेट बनाया जा सकता है और ट्रांसफर हो सकते हैं पुलिस अधिकारियों के, प्रमोशन हो सकते हैं। तो पुलिस महकमे में बड़े बदलाव की तैयारी। 8 जिले के कप्तानों के डीआईजी बनने पर तबादले भी होंगे। जल्द नए अफसरों की तैनाती होगी। देखिए आप, 8 जिलों के नए कप्तान बनाए जाएंगे, क्योंकि इन 8 जिलों के कप्तान डीआईजी नियुक्त होंगे, प्रमोट होंगे। बुलंदशहर, आगरा, सीतापुर और सुल्तानपुर, इनके कप्तानों का डीआईजी बनना तय है, प्रमोशन ड्यू है, और इसके बाद इन जिलों में नए कप्तानों की नियुक्ति की जाएगी। तो इन 8 जिलों के कप्तान डीआईजी बनेंगे और इन 8 जिलों में नए कप्तानों की नियुक्ति होगी। मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी ग्रामीण और देवरिया। नए कप्तानों की नियुक्ति इन 8 जिलों में तय है। मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी ग्रामीण और देवरिया। इसके अलावा 4 जिले हमने आपको दिखाए। 8 जिलों में नए कप्तानों की नियुक्ति होगी और इन 8 जिलों के कप्तान डीआईजी बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, डीआईजी बन जाएंगे। इसी तरह से 4 जिलों को कमिश्नरेट बनाने की बात भी चल रही है।